नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं हिंदू इंटर कॉलेज मौजूद है, जहां पर कल आकाश आनंद कार्यक्रम में एंट्री करेंगे और इस एंट्री से वो अपने 2024 लोकसभा चुनाव का आगमन करेंगे। ये पहला कार्यक्रम है, स्थल है जहां पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप हमारे सामने देख रहे हैं नीचे नीले रंग का पूरा पंडाल सज चुका है, वहीं मंच की तैयारी हो रही है, लाउड स्पीकर लग चुके हैं। ये एक स्कूल का मैदान है जिसको सजाया जा रहा है। कल आकाश आनंद का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। ये कार्यक्रम तमाम राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ रुझान पैदा करेगा और कल आकाश आनंद आपको जिस तरह से दिखेंगे, एक नया अंदाज़े बयां दिखेगा, क्योंकि इस बार 2024 के चुनाव को लेकर आकाश आनंद क्या मुद्दे लेके आएंगे, किन विषयों पे बात करेंगे और 2024 के चुनाव में नगीना से जो प्राथमिकता ले रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो इस प्राथमिकता के हिसाब से आप जगह को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस सीट ने बसपा सुप्रीमो बहन को मायावती जी को यहाँ से सांसद बना के भेजा है और तमाम मुद्दों पे काम किया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं स्पीकर्स लगे हुए हैं, पंडाल ऊपर आपको दिख रहा होगा नीले और सफ़ेद रंग से सजा हुआ है। वहीं इस पंडाल के पीछे स्टेज भी सज रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर लोग मौजूद होंगे। ये जो जगह है, ये जो स्पेस आपको दिख रही है और यहाँ पे लोग होंगे। ये पोडियम है जहाँ से बोला जाएगा। शायद आकाश आनंद जी के लिए वो नीले रंग का पोडियम रखा गया, जिससे आकाश आनंद अपनी चुनावी सभा को संबोधित करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो तैयारियाँ हो रही उनको आप देख लीजिए। जैसा कि मैं बताया, ये स्पीकर लगा हुआ है, स्टेज सज रहा है। ये स्टेज एक बड़ा हैवी स्टेज बन रहा है जिस पे आकाश आनंद मौजूद होंगे, तमाम नेता भी मौजूद होंगे। इस लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं नगीना के, वो भी यहाँ मौजूद होंगे। और आकाश आनंद की जो खास बात है, इस बार आकाश आनंद आगामी 2024 को लेकर जो दखल देने जा रहे हैं इस चुनाव में, तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो इस चुनाव में सबसे खास बात ये होने वाली है कि तमाम राजनीतिक गलियारों में एक युवा अट्रैक्टिव नेता आ रहा है, जिसके आने से पहले आसपा चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, उनकी भी नींदें उड़ गई हैं। और यही नहीं, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों से भी लोगों को लाकर इस सीट पर लगा रहे हैं और उस भीड़ को जमा कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि इस भीड़ में लोगों को वोट वो पा पाएँ और लोगों का सपोर्ट पा पाएँ। और इस चुनाव को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये कहना है वो सपा के साथ नहीं जा रहे हैं। और वहीं तमाम सुरक्षा बल आकर चेकिंग कर रही, क्योंकि कल एक कार्यक्रम है, जो बड़ा कार्यक्रम है, कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वाइस सिक्योरिटी भी आकाश आनंद को पहले मिल चुकी थी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने भी वाइस सिक्योरिटी अब मिली है। और चंद्रशेखर का जो रवैया है वो साफ साफ दिखा रहा है। और सबसे बड़ा कल जो काम होगा, वो काम ये होने जा रहा है कि आकाश आनंद की इस कॉलेज में रैली होगी। वहीं बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली आज कल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये जो जनसंख्या बल जो अक्सर बसपा की हुआ करती थी उतनी मौजूद होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से जो बात हुई, उनका कहना है कि बसपा की रैली में जो भीड़ होती है, जो लोग होते हैं, वो लोग बिना पैसे के होते हैं, वो बसपा के लोग होते हैं, बसपा का कैडराइज वोट होता है, बसपा को अपनी पार्टी मानने वाले लोग होते हैं, जिन्हें वो अपना परिवार मानते हैं। और वहीं आकाश आनंद एक युवा नेता हैं, उनके आने से क्या युवाओं में चार्म दिखेगा, ये भी देखने को मिलेगा। तमाम विषयों पे बात होगी और जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पे योगी पुलिस प्रशासन के लिए भी डबल चैलेंज होगा, क्योंकि उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रोग्राम लगा। वहीं आकाश आनंद की जो जनसैलाब आने वाली है, क्योंकि कहा जाता है बसपा में जो भीड़ आती है वो पैसों से नहीं बुलाई जाती। और एक बात आपको और बता दें कि कल हमारा जो
वीडियो होगा वो लाइव चलेगा, इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी होगी। और इन्हीं विषयों पे और बात करने के लिए हमारे साथ अनुज जी मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे इन विषयों पे। अनुज जी, क्या लग रहा है कल कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है सरकार के लिए? मैं बात पहले एक मैं जानना चाहूँगा, कल 2 रैलियाँ हैं, किस तरह से आप देखते हैं? 2 रैलियां हैं और जिस तरीके से देखा जाए प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2 बड़ी रैलियां हैं, एक 2 राष्ट्रीय पार्टियां और एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर या उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। 2 बड़ी रैलियां हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं करनी है और शहर का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी बनाए रखना है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, तमाम इंतजामात को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी मैनेज करना है। उसके साथ ही साथ जो यहाँ की आवाम है वो भी कहीं ना कहीं जो है नज़र आएगी अलग अलग रैलियों में, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर, और हो सकता है ये पहली बार उनकी पहली रैली हो यहाँ पर, तो वो देखने आएंगे कि हमारा जो आगे जो उत्तराधिकारी है वो कौन है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बल तो नजर आएगी, छवि भी दिखेगी। जैसे कि एक कुछ लोगों से बात हुई तो मायावती की छवि दिख रही है आकाश आनंद, कह रहे कि वो आकाश आनंद नहीं, मायावती जी आ रही है। जी, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट हमने की तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद नहीं, हमारा भाई, हमारा भतीजा, इस तरीके की बात जो है लोगों के अंदर निकल कर आ रही कि वो हमारे घर का, हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा भतीजा है। इस तरीके से मार्मिक होकर महिलाएं ये बात बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि आकाश आनंद के लिए कितना प्यार है। हालांकि 2 बड़ी रैलियां हैं और तमाम जो लोग हैं आजकल अपने काम धंधे में भी लगे हैं, लेकिन किस तरीके से जनसंख्या बल होगा उस पर तो अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि गेहूं कट रहे हैं, तमाम खेती में तमाम काम हो रहे हैं। और जो हमारा बसपा का मतदाता है वो खेतों में काम करने वाला मतदाता है, वो आम मतदाता है जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है और खाता है। तो कहीं ना कहीं उसको वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है। तो देखना पड़ेगा कि कितना जनसंख्या बल यहाँ मौजूद होता है और क्या कितना जनसंख्या बल योगी आदित्यनाथ जी की रैली में होता है। नगीना जब हैशटैग डालिए, नगीना की बात करिए तो उसमें एक रैली दिखती है आसपा की, उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ की संख्या बल ने अभी डिसीजन में नहीं बनाया है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आ रही कि उस रैली में बाहर के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ की कम्युनिटी नहीं है। जी, सच कितना है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मैंने भी एक लड़के को देखा तो मेरा जानने वाला है और वो लखनऊ का है, अनिकेत धानु को मुझे मिला वहाँ पे। हो सकता है वो चंद्रशेखर का समर्थन करने के लिए आया हो। बाकी पब्लिक, जिस तरीके से जनता से हम बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं वो बाहर के हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनको इस तरीके से कन्फ्यूज़ किया गया है, वो स्थानीय लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज की बात किया जाए उसमें जो मोस्टली जो दलित कम्युनिटी है वो मेहनत मजदूरी करके खाने वाला है, वो रैलियों में नहीं इस तरीके से दिन भर चुनावी प्रचार नहीं कर सकता है। वो तो वहाँ बिजी है अपनी मेहनत मजदूरी और खेती के कामों में। और जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जा रही वो खुलकर किसी के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि उसको जो चारों तरफ से जो तमाम चीज़ें जो उसके सामने गोल गोल परोसी जा रही हैं वो उसमें भी फंसा हुआ है, उसमें घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए बाहर के लोगों की आवश्यकता होगी। कल आकाश जब आएंगे तो क्या चार्म बनेगा? एक चार्म की मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि आकाश आनंद का जो वे ऑफ लुकिंग है और जो सिंसियरिटी दिखती है, जो स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल है उनका, बड़ा ही अलग दिखता है। मतलब एक सभ्य तरीके से बिल्कुल नपतुला शब्दों को यूज़ करना और बहुत आसानी से बोलना, और वहीं पे एक जहाँ पे एग्रेशन देना है जिन बातों पे, कैसा लगेगा कल? जिस तरीके से आकाश आनंद की बात किया जाए इसमें तो 2 राय नहीं है कि उनका जो बोलने का तरीका है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ हवाबाजी कर देना, ऐसा आकाश के अंदर कोई चीज़ें नहीं है कि कोई भी चीज़ हवा में बोल देना। वो जब भी कोई चीज़ को बोलते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ बोलते हैं और उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और उनकी बात करने का जो तरीका है, लहजा है, वो आपने तमाम जो देखा होगा संविधान बचाओ यात्रा जो निकाली उन्होंने, उसमें आपने देखा होगा कैसे वो लोगों से मिल रहे हैं, छोटे बच्चों को गोदी में उठा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छू रहे हैं। तो इस तरीके का मार्मिक दृश्य जो हम पहले देख चुके हैं और उसका एक सिनेरियो मिला जुला जो समूह होगा, और अब उनकी क्योंकि राजनीतिक जो समझ है वो भी बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुकी है और इसीलिए शायद बहन जी ने भरोसा करके उनको यहाँ नगीना के अंदर अकेले चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिली जुली आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे, नॉर्मल बात है, आकाश आनंद के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि स्टार प्रचारक की लिस्ट पे दूसरा नाम इनका होना, मतलब एक बहुत पूरे राज्य की जिम्मेदारी नहीं पूरे देश के चुनाव की जिम्मेदारी है, क्योंकि तमाम ऐसी डेटे हैं जो खाली हैं जिसमें अदर स्टेट में भी जाएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में आना और यहाँ पे उस समूह को समझना
कितना मुश्किल होगा कि ये आसान हो? नहीं, मुश्किल तो होगा, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो बहन जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सिर्फ अपने अंडर में नहीं रखती, वो आकाश आनंद को दे देते कि ये भी तुम देखना, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स है बहुत उलझाऊ, बहुत जलेबी की तरह गोल गोल घूमने पॉलिटिक्स है, तो आसान तो नहीं होगा। और जिस तरीके से बसपा का आपने देखा ग्राफ एक तरफ गिरा है, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर बड़ी जिम्मेदारी है उस ग्राफ को भी ऊपर की तरफ उठाना। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ, तमाम राज्यों में चुनाव हुआ, आकाश आनंद ने पूरा चुनाव प्रचार प्रसार किया, और बीजेपी की आंधी में जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही थी हमारी सरकार बन रही, छत्तीसगढ़ में बन रही, मध्य प्रदेश में बन रही, तेलंगाना में बन रही, राजस्थान में बन रही, और बीजेपी की आंधी में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धराशायी हो गई। और ऐसे में भारत के अंदर एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो अकेले लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी, उस आंधी को भी झेल गई और कुछ ना कुछ रिजल्ट भी लेकर आई। तो कहीं ना कहीं वो योगदान दिखता है, आकाश आनंद का जो प्रभाव रहा वो कहीं ना कहीं नजर आता है। ये बात अनुज की बिल्कुल सत्य है, और इस तरह की जो चीज़ें दिख रही हैं बहुत ही दिलचस्प दिख रही हैं। एक बात से मैं ख़त्म करूंगा कि आकाश आनंद की पहली रैली शुरू हो रही है, जिसके बाद इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, तमाम दलित समाज के लोगों को, समुदायों को, तमाम अन्य राज्यों से बुलाकर, अन्य ज़िलों से बुलाकर उन लोगों को लोगों के बीच भेज रहे हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए हित का काम करेंगे, हम संविधान के साथ काम करेंगे। मैनिफेस्टो जो होता है वो बसपा का, वो उसका भारत का संविधान होता है। ये जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि हम भारत के संविधान के तहत बनाएंगे, क्या बसपा का नहीं रहा? हमेशा अगर आप कहीं बात करने जाइए तो ये अक्सर कहा जाता है, अगर कोई आदमी ये कहते लॉ एंड ऑर्डर, हम तो वोट करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे, तो वो कहते हैं ये तो बसपा ही है। तो जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ से कहा जा रहा है संविधान खतरे में है, और संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को वोट ना करके कांग्रेस को किया जाए, आज़ाद समाज पार्टी को किया जाए, समाजवादी पार्टी को किया जाए। इवन अगर आप देखेंगे, अगर कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं, तो आप तमाम ऐसे चीज़ें, एक फहरिस्त है, और किस तरीके से उसने इस दलित समाज को, एक बहुजन समाज को किस तरीके से हाशिए पे ढकेला है। क्यों दलित समाज के व्यक्ति का आज तक 70 साल में कब उसने प्रधानमंत्री बना दिया? क्या बनाया उसने? नहीं बनाया। और इसके साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात करते तो इसी मौजूदा सीट से उस व्यक्ति को पहले टिकट इशू किया गया था, जिसने सदन के अंदर जो SC ST में प्रमोशन का जो बिल था उसको फाड़ा था। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अगर बात किया जाए, ये उसी समाजवादी पार्टी में जब तक उसके समर्थन में थे, जब तक वो व्यक्ति प्रत्याशी था, उसके बाद में जैसे ही उसके सामने प्रत्याशी उतारा गया, उससे अलग हो जाते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक राजनीतिक शुरुआत हो सकती है। लेकिन भारत की राजनीति पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि बीजेपी रुक जाएगी, ऐसा क्या कुछ हो सकता है? बीजेपी नहीं रुक सकती, ठीक है। तो बाकी सीटों पर क्या होगा? अगर हराना है बीजेपी को तो तमाम सीटों को लेकर चलना पड़ेगा। मात्र एक सीट को हराने, जीतने या हार जाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी को चुनना पड़ेगा जिसका पूरे देश के अंदर जनाधार हो और जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। बसपा ने कश्मीर में शायद 2 प्रत्याशी भी अनाउंस किए हैं। बसपा पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, और बसपा जब भी चुनाव लड़ती है वो किसी भी तरह का घोषणा पत्र नहीं जारी करती। वो कहती है हम जीत के आएंगे, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। और जब 7 से 12 का जो शासनकाल रहा, उसने वो साबित करके भी दिखाया। लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, एजुकेशन के मामले में ले लीजिए, नौकरी के मामले में ले लीजिए, महंगाई के मामले में ले लीजिए, जहां सबकी अर्थव्यवस्था डाउन थी वहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, आपके लिए हित के काम करेंगे, क्या बसपा ने काम नहीं किया? मतलब ये बहकाने वाली चीजें, ये तो बहकाने वाली चीजें हैं ना कहीं। जिस तरीके से आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा के खिलाफ तमाम चीजें, जैसे बस अभी देखा जाए लखनऊ, नोएडा, तमाम जगह पर बसपा ने जो विकास कार्य किया, तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिंदा किया, तमाम पार्टियों के द्वारा ये फैलाया गया। और वो कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर के पार्क को कहा था, जिन्होंने अय्याशी का अड्डा जिन पार्टियों ने बोला था, वो आज संविधान बचाने की बात करती हैं। मजाक वाली बात है। और वो तमाम आज उसी पार्क में जाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और यूपी को आय मिल रही, यूपी का जो है विकास हो रहा है उससे। तो ये तमाम चीजें की बसपा ने, और वो करके उसने दिखाया है। अब मौजूदा परिस्थिति ऐसी आ चुकी है, हम किसी भी नई चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें इस वक्त जो ज़रूरत है ऐसी पार्टी की जो हमारी ट्रस्टेबल पार्टी है, उस पर हमें ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि अब हम एक नया दांव नहीं खेल सकते। और पश्चिम में देखा जाए, अगर एक बात हम और कहते हैं कि पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में बसपा का जनाधार सबसे ज़्यादा मजबूत दिखेगा, क्योंकि सपा के साथ मुस्लिम वोट नहीं जा रहा। अगर इस तरह से ये लोग हर जगह डाइवर्जन रखेंगे, वही चीज़ जो संविधान बचाने की बात करते, तो संविधान कहता है क्या मुस्लिम को भागीदारी नहीं देना है? बिल्कुल। तो पश्चिम में क्यों नहीं मुस्लिम को भागीदारी दिया? जहां पर जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके अनुपात में क्यों नहीं आप सीट दे रहे हो?
है ना। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था तो अभी कंफ्यूज है ना, तो वो सीट आए दिन बदलने अभी वही चीज है। आप संविधान बचाने का नारा लगा रहे हो, आप हर एक आवाम के लिए काम करने का नारा लगा रहे हो। अगर आप मुझे दोगे एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, पूरा परिवार सही हो जाता है। एक कम्युनिटी से अगर आप कई सारे सांसद बना देते हो तो वो अपने हक और अधिकार की बात सदन के अंदर खुद उठा लेंगे, लेकिन वो आप करने नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो वो कम्युनिटी आपके कदमों में रहे और आप उसकी बात करो ताकि आपका एहसान उसके ऊपर लदा रहे। तो वो कम्युनिटी क्यों चाहेगी? आज वो हर व्यक्ति सक्षम है, संविधान ने सबको हक और अधिकार दिया है, वो अपने हक और अधिकार छीन के लेंगे, संविधान के दायरे में छीन के लेंगे। तो वही चीज होती हुई नजर आ रही है। और बसपा जो है, आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पहली जब लिस्ट जारी हुई 7 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, दूसरी लिस्ट जारी हुई उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, लेकिन तीसरी लिस्ट जैसे ही जारी होती है 2 मुस्लिम या शायद 3 मुस्लिम का टिकट फिर से उसने किया। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी भागीदारी, और बसपा सिर्फ मुस्लिम को नहीं दे रही है, ब्राह्मण को दे रही है, क्षत्रिय को दे रही है, वैश्य को दे रही है, जाट को दे रही है, गुर्जर को दे रही है, किसको नहीं दे रही है। तो वो चीज़ें जो संविधान में निहित हैं, आप उसको जमीनी स्तर पर उतारना नहीं चाहते हो और बात करते हो संविधान बचाने की। तमाम बातों के साथ मैं 2 बातें और कहूँगा। अभी तक के बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगातार रैलियां कर रही थी जिनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। अब आकाश आनंद का यूपी में आना और प्रथम रैली से पहले इतनी खिचड़ी बनाना आपको ये साफ साफ दिखाता है कि बहुजन मूवमेंट से और बहुजन समाज पार्टी से कितनी खलबली मच गई है। इन लोगों को ये लगता है कि जो आकाश आनंद का चार्म है, जो सिंसियरिटी है, एक लिखा पढ़ा होता है, एक पढ़ा लिखा हो। भारत में तमाम महापुरुष हैं, उनका इतिहास अंग्रेजी माध्यम में आपको बेहतर मिल पाएगा। उसी बात को अक्सर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ और तमाम बसपा की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि आकाश आनंद ने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं, उसको बखूबी समझा, उसके बाद वो राजनीति को उसी तरीके से वो अपनाने का काम किए। और कल आकाश आनंद की रैली से कितना असर पड़ने वाला है तमाम चैनलों पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, लाइव आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे, बने रहिएगा कल, चाहे वो जनपद लाइव हो या टाइम्स टू अनफिल्टर हो। धन्यवाद।